स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल को छोड़ बाकी राज्यों में सत्ता विरोधी रुझान। तमिलनाडु, पुदुचेरी में डीएमके कांग्रेस की बन सकती है सरकार। असम में बीजेपी को मिल सकता है मौका। मेडिकल के लिए एक प्रवेश परीक्षा को साल भर टालने के पक्ष में सभी दल। सर्वदलीय बैठक में केंद्र ने दिया भरोसा, राज्यों की चिंता दूर करने के लिए जल्द उठाए जाएंगे कदम। निलंबित जेडीयू विधायक मनोरमा देवी का गया कोर्ट में सरेंडर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। घर में शराब मिलने के बाद जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट। देश भर में गर्मी और लू से बेहाल लोग। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पारा 47 डिग्री के पार। तेलंगाना में अब तक 300 से ज्यादा की मौत। और ओलंपिक में कोटा के लिए हाईकोर्ट पहुंचे पहलवान सुशील कुमार। नरसिंह यादव के साथ ट्रायल की मांग। खेल मंत्रालय का विवाद में हस्तक्षेप से इनकार। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के ऐलान से पहले अनुमानों का दौर जारी है। एग्जिट पोल की माने तो पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों में सत्ता विरोधी रुझान नजर आ रहा है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में डीएमके कांग्रेस की सरकार बन सकती है। वहीं असम में बीजेपी को मौका मिल सकता है। केरल में भी यूडीएफ पिछड़ती नजर आ रही है, मगर नतीजों के लिए 19 मई का इंतजार करना होगा। 5 राज्यों में मतदान पूरा होने के साथ ही एग्जिट पोल का सिलसिला शुरू हो गया। एग्जिट पोल के मुताबिक असम में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। एबीपी न्यूज के मुताबिक असम में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों को 81, कांग्रेस को 33, यूडीएफ को 10 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के अनुसार बीजेपी को 79 से 93, कांग्रेस को 26 से 33, यूडीएफ को 6 से 10 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा चाणक्य टुडे ने भी असम में बीजेपी को 90 सीट मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि टाइम्स नाउ सी वोटर ने राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की तस्वीर पेश की है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी फिर से सत्ता में आ सकती है। टाइम्स नाउ सी वोटर का अनुमान है कि टीएमसी को 167, वाम दलों को 75, कांग्रेस को 45, बीजेपी को 4 और अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिलेंगी। इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक टीएमसी को 233 से 253, वाम और कांग्रेस को 38 से 51, बीजेपी को 1 से 5 और अन्य पार्टियों को 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी के मुताबिक टीएमसी को 178, वाम और कांग्रेस को 110, बीजेपी को 1 और अन्य पार्टियों को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। चाणक्य टुडे ने भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को पिछले विधानसभा से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। वहीं केरल में वाम मोर्चे की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के अनुसार एलडीएफ को 88 से 101, यूडीएफ को 38 से 48, बीजेपी को 0 से 3 और अन्य को 1 से 4 सीटें मिलेंगी। इंडिया टीवी के मुताबिक केरल में एलडीएफ को 78, यूडीएफ को 58, बीजेपी को 2 और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं। चाणक्य टुडे ने भी एलडीएफ को बहुमत मिलने का अनुमान लगाया है। तमिलनाडु में भी इस बार बदलाव देखने को मिल सकता है। न्यूज नेशन के मुताबिक डीएमके कांग्रेस को 114 से 118, एआईएडीएमके को 95 से 99, बीजेपी को 0 से 4 और अन्य को 23 सीटें मिल सकती हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक डीएमके कांग्रेस को 124 से 140, एआईएडीएमके को 84 से 101, बीजेपी को 0 से 3 और अन्य को 4 से 8 सीटें मिलने के आसार हैं। चाणक्य टुडे ने भी राज्य में बदलाव का अनुमान लगाया है, जबकि टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक मुख्यमंत्री जयललिता सत्ता में बनी रहेंगी। एग्जिट पोल की माने तो पुदुचेरी में सरकार बदल सकती है। टाइम्स नाउ सी वोटर के मुताबिक यहां कांग्रेस गठबंधन को 14, एआईएनसीआरसी को 9, एआईएडीएमके को 5 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सिस ने भी कुछ ऐसी ही उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में मतदान के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा के लिए वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। केरल में 71% से ज्यादा, तमिलनाडु में 74 और पुदुचेरी में करीब 82% मतदान हुआ। असम और पश्चिम बंगाल में मतदान की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।
केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में मतदाताओं में खासा उत्साह दिखा। बारिश के बावजूद मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें नजर आईं। केरल की 140 सीटों पर वोट डाले गए। क्या महिला, क्या युवा और क्या बुजुर्ग। आम लोगों के जहन में जहां बुनियादी मसलों से लेकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे थे, वहीं दूसरी तरफ तमाम सियासी दल हैं जिनकी जुबान पर जीत के दावे हैं। This time we will win the election. We will change the general trend. This time also they will definitely vote for UDF. Many people who belong to the UDF camp, they abandoned their wrong political position and joined with the Left Democratic. तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से 232 पर वोट डाले गए। तंजावुर और अरवाकुरुची सीट पर 23 मई को मतदान होगा। मतदाताओं ने फैसला सुना दिया है, लेकिन नतीजे के ऐलान से पहले हर दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। இன்னும் 2 நாட்கள் பொறுத்தால் அனைவருக்கும் மக்களுடைய தீர்ப்பு என்ன என்பது தெரியும். तमिलनाडु से सटे पुदुचेरी की सभी 30 सीटों पर भी कल मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई। यहां मुख्य मुकाबला सत्ताधारी एनआर कांग्रेस और कांग्रेस डीएमके गठबंधन के बीच है। एआईएडीएमके और बीजेपी ने भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। विशाल दहिया, अखिलेश सुमन और रविंद्र सिंह श्योराण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली नगर निगम के 13 वार्डों के लिए हुए उपचुनाव की गिनती जारी है। इन सभी वार्डों पर रविवार को वोट डाले गए थे। जिन 13 वार्डों के नतीजों का आज ऐलान होगा, उनमें शालीमार बाग उत्तर, बल्लीमारान, नवादा, विकासनगर, मटियाला, नानकपुरा, मुनीरका, भाटी, टेहगढ़, खिचड़ीपुर, झिलमिल और वजीरपुर शामिल हैं। विधानसभा चुनाव में 67 सीटों के प्रचंड बहुमत के बाद आम आदमी पार्टी के लिए ये उपचुनाव चुनौती है। वहीं बीजेपी दिल्ली के तीनों नगर निगम पर काबिज है और उसके लिए ये उपचुनाव साख का सवाल है, तो कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बहुलता और असहमति को जगह देने की परंपरा को भारतीय संस्कृति की खासियत बताया है। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने एकता पर जोर दिया है। प्रणब मुखर्जी का मानना है कि भारत ने प्राचीन समय से बहुलता, मतभेदों को स्वीकार करना और असहमति को जगह देने को महत्व दिया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि टैगोर ने दुनिया के सभी हिस्से की यात्रा की और विविधता में एकता को समझने और महसूस करने की कोशिश की। राष्ट्रपति का कहना है कि भारत में मतभेदों को भी कभी नजरअंदाज नहीं किया गया, उन्हें मान्यता दी गई। Celebration of plurality, acceptance the differences, accommodation of dissent was the way of life which India recognized from its ancient times. Even the differences were never ignored. They were recognized. They were accommodated. सभी राजनीतिक दल मेडिकल के लिए एक प्रवेश परीक्षा को साल भर टालने के पक्ष में है। इस मसले पर कल रात हुई सर्वदलीय बैठक में केंद्र ने राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए जल्द कदम उठाने का भरोसा दिया। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मुलाकात की। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो इस मसले पर प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और राष्ट्रीय मेडिकल पात्रता प्रवेश परीक्षा को लेकर राज्यों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार इसका समाधान निकालने में जुट गई है। इस मसले को लेकर सोमवार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। हम नीट के पक्ष में हैं, लेकिन ये 3 बातें, ऑनगोइंग एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट्स, लैंग्वेज इशू एंड द सिलेबस इशू, these issues need to be addressed. We are on the process. More consultations will be done. कुछ और consultations की जाएंगी और जल्द से जल्द हम इसके निवारण के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें राज्यों ने मेडिकल सीट, पाठ्यक्रम और भाषा को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखी। इस साल महाराष्ट्र की जो मेडिकल सीटें हैं वो MSCET से भरी जाए। प्राइवेट का आप जो नीट के द्वारा करना करो, करप्शन तो रुकना चाहिए
इसके पक्ष में हमें वहीं इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं, लेकिन कार्यपालिका के कामकाज में उसका दखल नहीं होना चाहिए। And I think this matter is essentially in the executive domain. We now have a Supreme Court judgment, so we'll have to see how we deal with that particular issue. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कोर्स के लिए इस साल से देश में एक ही पात्रता प्रवेश परीक्षा कराने का आदेश दिया है, जिसका कई राज्य विरोध कर रहे हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। जेडीयू की निलंबित विधायक मनोरमा देवी को गया की जिला अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले मनोरमा देवी ने अदालत के सामने आज सुबह आत्मसमर्पण कर दिया। मनोरमा देवी के खिलाफ बिहार सरकार ने शराबबंदी आदेश के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया था। मनोरमा देवी को आत्मसमर्पण के लिए 15 दिन की मोहलत देते हुए संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई थी। मनोरमा देवी रॉकी यादव की मां हैं। रॉकी रोड रेज के दौरान एक छात्र आदित्य की हत्या के मामले में पहले से ही जेल में है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीवान के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश कर दी है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी ने खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के जंगलराज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिहार में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि राजदेव के परिजनों को पुलिस जांच में भरोसा नहीं है। ऐसे में सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। अगर उनको भरोसा नहीं है और वे चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हो, तो हम लोग इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। इसलिए पटना जोन के आईजी अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ परिजनों से मिले, परिवार के लोगों से मिले। इससे पहले विपक्षी दल बीजेपी और एलजेपी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। एलजेपी ने खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है और उस हालत में सिवाय बिहार में राष्ट्रपति शासन के लागू करने का कोई दूसरा चारा नहीं है। बिहार में 7 मई को आदित्य सचदेव और 13 मई को पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले बिहार बीजेपी के उपाध्यक्ष विश्वेश्वर ओझा और एलजेपी के नेता बैजनाथ सिंह समेत कई लोगों की हत्या से राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच तेल कंपनियों की तरफ से आम लोगों को बड़ा झटका लगा है। सोमवार आधी रात से पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। पेट्रोल में 83 पैसे और डीजल में ₹1.26 की बढ़ोतरी कर दी गई है। मई के महीने में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और ये दाम आधी रात से लागू हो गए हैं। 1 मई को पेट्रोल के दाम ₹1.06 और डीजल के ₹2.94 प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। इस साल की बात करें तो डीजल की कीमतों में जहां छठी बार बढ़ोतरी की गई है, वहीं पेट्रोल में चौथी बार इजाफा किया गया है। नई दरों के हिसाब से अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹63.02 प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल ₹51.67 प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं 17 महीने बाद थोक महंगाई दर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो गई है। अप्रैल में यह दर 0.34% रही।
महंगाई में बढ़ोतरी और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट को जानकार अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं मान रहे हैं। अप्रैल में थोक महंगाई दर में गिरावट का दौर थम गया। मार्च में ये दर -0.85% थी, जो अप्रैल में बढ़कर 0.34% पर आ गई। खाद्य महंगाई दर भी मार्च के 3.73% के मुकाबले 4.23% पर पहुंच गई। खुदरा महंगाई की दर मार्च के 4.83% के मुकाबले अप्रैल में 5.39% पर पहुंच गई। निर्मित वस्तुओं की कीमत में भी 0.71% की बढ़ोतरी हुई। This time calls for a joint efforts from the government as well as the monetary policy makers to come together and to make a policy to reduce the burden on the consumer as well as on the producers as well. मार्च में औद्योगिक उत्पादन भी गिरकर 0.1% पर पहुंच गया। इसकी वजह विनिर्माण और खनन क्षेत्र का खराब प्रदर्शन रहा। इस दौरान पूंजीगत सामानों के उत्पादन में भी तेज गिरावट देखी गई। रादर उसका उल्टा हो रहा है कि कई सारे सेक्टर्स में जिनमें कि लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर में निश्चित तौर से जो है इंडस्ट्री वरीड है। मौसम विभाग ने इस साल देरी से मानसून आने की आशंका जताई है। ऐसे में बढ़ती महंगाई से रिजर्व बैंक के पास ब्याज दरों में कटौती के कम विकल्प होंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भले ही बजट सत्र में जीएसटी बिल पास ना हो सका हो, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली बिल को पारित कराने को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल जीएसटी के पक्ष में हैं और इस बारे में उनकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत हो चुकी है। जीएसटी को लेकर कांग्रेस शासित राज्य भी इसके पक्ष में हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो जीएसटी के पक्ष में है, लेकिन विधेयक में उनकी तरफ से दिए गए संशोधन को सरकार शामिल करे। Every political party, including the Congress party, favors the GST. You see, I have spoken to all chief ministers of all states, including UPA and Congress states. Every chief minister of a Congress state is a strong supporter of the idea. After all, he has his own state interest to protect. लेकिन हमने कुछ अमेंडमेंट्स दी थी उसमें, वो अमेंडमेंट्स अगर पिछले साल ही सरकार ने मान ली होती तो आज तक ये बिल पास हो गया होता। ये जब हम सरकार में थे तो हम ही ने जीएसटी बिल बनाया था। और अब खबरें सूखा, जल संकट और गर्मी की। गुजरात में सूखे की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार सरोवर सिंचाई योजना के तहत राज्य में नहरों का जाल बिछने से फसलों की पैदावार बहुत बढ़ी है। उन्होंने बागवानी और नकदी फसलों पर जोर दिए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में माइक्रो सिंचाई के क्षेत्र में प्रगति का भी विवरण दिया। उन्होंने बताया कि पाइप के जरिए राज्य में 77% घरों में जल आपूर्ति की जा रही है और दूर दराज के कुछ इलाकों में जल वितरण के लिए सिर्फ 568 टैंकरों की जरूरत पड़ी है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि लगातार 2 साल से सूखे के बावजूद फसल की पैदावार सामान्य का 95% रही है। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी और लू का कहर जारी है। सोमवार को कई जगह तापमान 46 डिग्री के पार चला गया। बढ़ती गर्मी के साथ हो रही बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 15 दिन तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। इधर तेलंगाना में गर्मी से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है। बारिश का अभी दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। तापमान रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आसमान से सूरज कहर बरपा रहा है तो गर्म हवाएं लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर रही हैं। गर्मी की स्थिति बहुत खराब है इस समय। घर में रहने पे इतना उमस हो रहा है कि और बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। इतनी तपन हो रही है, जलन हो रही है, धूप इतना तेज हो रहा है, पता नहीं चल पा रहा है कि घर रहें कि बाहर निकले हैं। सोमवार को राजधानी दिल्ली में तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उत्तर प्रदेश का हमीरपुर सबसे गर्म रहा। यहाँ सोमवार को तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बांदा में यह 46.8 डिग्री था। आगरा, इलाहाबाद और कानपुर समेत राज्य के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहा। इतनी दिक्कत हो रही कि सर पर कपड़ा डाल के निकलना पड़ा। धूप में निकला नहीं जा रहा, तमतमा रहा।
राजस्थान के बीकानेर में सोमवार को तापमान 46.6 डिग्री था, जबकि चूरू में 46.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जयपुर में कल का तापमान 45 डिग्री के पार ही रहा। हरियाणा के हिसार में तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि राजधानी चंडीगढ़ में यह 41 डिग्री से ऊपर था। हिमाचल प्रदेश में भी तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री ऊपर चल रहा है। अभी आने वाले दिनों में भी जो वेदर है वो ड्राई रहेगा, जिसकी वजह से जो तापमान है और बढ़ेंगे। जो तापमान अभी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, 2 से 3 डिग्री तापमान जो बढ़ सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं जो निचले इलाके हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट ऊना हो गया, जो प्लेन एरिया है लगभग, जो यहाँ पे जो हीट पे टाइप कंडीशन जो वो प्रिवेल कर रही है। इधर तेलंगाना में गर्मी अभी तक कम से कम 300 लोगों की जान ले चुकी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी गर्मी अपने शबाब पर है। लोग गर्मी से बचने के लिए बर्फीले इलाकों का रुख कर रहे हैं। एंजॉय करो, डोंट मिस दिस। दिस इज एन ऑसम प्लेस, इट्स लाइक पैराडाइज। गुलमर्ग इज टू गुड। चढ़ते हुए पारे के साथ बिजली की मांग भी आसमान पर है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को 5,442 मेगावाट बिजली की खपत हुई, जो सामान्य से काफी ज्यादा है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि गर्मी का असर मध्य और उत्तर भारत के और इलाकों में भी बढ़ेगा और इससे अगले 15 दिन तक निजात मिलने की उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। नेपाल में मधेसियों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। इससे पहले कल राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों के साथ झड़पें भी हुई। नए संविधान का विरोध कर रहे मधेसियों ने मांगे नहीं माने जाने पर सीमा पर नाकेबंदी की धमकी भी दी है। इस प्रदर्शन में 7 राजनीतिक दलों के अलावा 22 संगठन शामिल हैं। इस बीच प्रधानमंत्री केपी ओली ने हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। नेपाल में संविधान संशोधन की मांग को लेकर मधेसी फिर सड़कों पर हैं। इस बार प्रदर्शन का केंद्र राजधानी काठमांडू है। प्रदर्शनकारियों ने शहर में जगह जगह सड़कें जाम कर दी। संसद और दूसरी सरकारी इमारतों के बाहर बने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। कई जगह आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। वो गाडी रोक दिए छ, अब बहाना बनाएर भन्नुस् न, यो त गर्नु पर्दैन नि। हामी लडाई गर्न आए छैन नि, हामी त अधिकार माग्न आए छु नि, हैन। तर यो संविधान वास्तवमा भन्यो भने प्रतिगमनकारी छ, नस्लवादी चिन्तनमा आधारित छ, जसको विरुद्धको यो जनताको विद्रोह हो। मधेसियों का विरोध नए संविधान को लेकर है। वो चाहते हैं कि नेपाल में उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी के अलावा ज्यादा स्वायत्ता मिले। मधेसियों ने सीमा पर फिर से नाकेबंदी की धमकी दी है। संपूर्ण जनताको सद्भाव, सहयोग, यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन, यो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन, यो पहिचानको आन्दोलनमा सबैको समर्थन हामीले आशा गरेका छौँ र पाउँछौँ पनि। र यो जनता कहिले पनि हारेको छैन। प्रदर्शन संविधान संशोधन के अलावा और अधिकारों, समुचित प्रतिनिधित्व और प्रांतीय सीमाओं के पुनर्निर्धारण को लेकर है। मधेसी इस बार नई रणनीति के साथ विरोध कर रहे हैं। सरकार और दूसरे पक्षों का ध्यान खींचने के लिए गठबंधन ने राजधानी काठमांडू पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे पहले नेपाल में बीते सितंबर से फरवरी तक चले 6 महीने के आंदोलन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सीमा पर नाकेबंदी की वजह से जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पनामा पेपर मामले में घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सोमवार को संसद से जांच कमीशन बनाने की मांग की। नवाज शरीफ ने संसद में सफाई देते हुए कहा कि वो इस मामले में पाक साफ हैं और पाकिस्तान से एक भी रुपया बाहर लेकर नहीं गए हैं। इस बीच शरीफ के बयान से असंतुष्ट विपक्ष ने संसद से वॉकआउट किया। पनामा दस्तावेजों में नवाज शरीफ के कई परिजनों का नाम सामने आया है। इस मामले में विपक्ष लगातार नवाज शरीफ के इस्तीफे और जांच की मांग कर रहा है। चीफ जस्टिस साहब का खत हुकूमत को मौसूल हो गया है। हमारे कानूनी माहिरीन उसका जायजा ले रहे हैं। अगर मकसद हकीकी मानों में बदउनवानी का तदारुक और बदउनवाना नासर को बेनकाब करना है तो हमें जनाब चीफ जस्टिस के खत की रोशनी में एक काबिल अमल तरीकाकार तय करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। वहीं लीबिया में राष्ट्रीय सरकार के गठन को लेकर पश्चिमी और क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधियों के बीच सोमवार को एक बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सरकार के स्वरूप और उसमें शामिल होने वाले गुटों को लेकर चर्चा हुई। अक्टूबर 2011 में मुअम्मर गद्दाफी के तख्ता पलट किए जाने के बाद से ही लीबिया में अफरा तफरी का माहौल है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि पश्चिमी देश
नई सरकार को हथियार प्रतिबंध हटाने को तैयार हैं। The international community will support the Presidency Council as it seeks exemption from the UN arms embargo to acquire those weapons and bullets needed to fight Daesh and other terrorist groups. खेल की दुनिया से अहम खबर है। रियो ओलंपिक के संभावितों की सूची से बाहर कर दिए गए पहलवान सुशील कुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ने हाईकोर्ट से नरसिंह यादव के साथ ट्रायल कराने की मांग की है। रियो ओलंपिक के लिए 74 किलोग्राम वर्ग में नरसिंह यादव का चयन किया गया है। इस मामले पर आज अदालत में सुनवाई होगी। इस बीच खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि सुशील कुमार और नरसिंह यादव के बीच चयन के मामले में सरकार कोई दखल नहीं देगी। As I have already said that this is decided by the Wrestling Federation of India. It is they who are to take the call. तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आइए आखिर में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। एग्जिट पोल में बंगाल को छोड़ बाकी राज्यों में सत्ता विरोधी रुझान। तमिलनाडु, पुदुचेरी में डीएमके कांग्रेस की बन सकती है सरकार। असम में बीजेपी को मिल सकता है मौका। मेडिकल के लिए एक प्रवेश परीक्षा को साल भर टालने के पक्ष में सभी दल। सर्वदलीय बैठक में केंद्र ने दिया भरोसा। राज्यों की चिंता दूर करने के लिए जल्द उठाए जाएंगे कदम। निलंबित जेडीयू विधायक मनोरमा देवी का गया कोर्ट में सरेंडर। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। घर में शराब मिलने के बाद जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट। देश भर में गर्मी और लू से लोग बेहाल। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में पारा 47 के पार। तेलंगाना में अब तक 300 से ज्यादा की मौत। और ओलंपिक में कोटा के लिए हाईकोर्ट पहुंचे पहलवान सुशील कुमार। नरसिंह यादव के साथ ट्रायल की मांग। खेल मंत्रालय का विवाद में हस्तक्षेप से इनकार। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए किताब। नमस्कार।